भादों का महीना अपने पूरे उफान पर था। पिछले 3 दिन रात से आसमान ने जैसे फटने की कसम खा रखी थी। चंदनखेड़ा गांव की कच्ची पगडंडियां घुटनों तक गहरे कीचड़ और पानी में डूब चुकी थी। गांव के नुक्कड़ पर पीपल के विशाल पेड़ के नीचे रामू काका की चाय की गुमटी यानी दुकान बनी थी। उस गुमटी के छप्पर से बारिश का पानी टप टप गिरकर नीचे रखे टीन के कनस्तरों पर बज रहा था। बाहर ऐसा घुप अंधेरा था कि अपना हाथ भी न सूझे। सिर्फ आसमान में रुक रुक कर कड़कती बिजली से कुछ पल के लिए उजाला होता था। गुमटी के अंदर चाय की भट्टी धधक रही थी, जिसकी लाल आंच में 4 लोगों के चेहरे चमक रहे थे। बेंच पर गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी भैरव काका अपने घुटनों पर गमछा लपेटे बीड़ी सुलगा रहा था। उनके पास गांव का मनचला और निडर नौजवान किशन था, जो अपनी गीली बनियान निचोड़ रहा था। भट्टी के ठीक बगल में गांव का सीधा साधा और डरपोक आदमी माधो उकड़ू बैठा था, जो हर बार बिजली कड़कने पर रामू काका के पीछे छिपने की कोशिश करता। रामू काका, आज चाय में लौंग और अदरक जरा कूट कर डालना। इस सावन की झड़ी ने तो हड्डियां तक गला दी हैं, और ये ऊपर वाला भी पता नहीं किस बात का गुस्सा निकाल रहा है। 3 दिन से सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए। अरे किशन, ऐसी भयंकर रात में ऊपर वाले को ताना मत मार। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि भादों की झमाझम बारिश में जब अंधेरा छाता है तो शमशान की राख गीली होने से वो ऊपरी हवाएं बस्तियों की तरफ भाग आती हैं। मुझे तो इस पीपल के पेड़ से भी डर लग रहा है। माधव काका, तुम्हारी उम्र आधी सदी पार कर गई, पर तुम्हारी अकल आज भी बच्चों वाली है। भूत प्रेत और ऊपरी हवा सब दिमागी फितूर है। अरे मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई असली भूत है तो आए मेरे सामने। इसी चाय की गुमटी पर उसे चाय ना पिलाई तो मेरा नाम किशन नहीं। बेटा किशन, ये जवानी का खून जब उबाल मारता है ना, तो इंसान को अपनी आंखों के आगे मौत भी मजाक लगती है। जिस दिन उन चीजों से असली पाला पड़ेगा, तेरी ये सारी बहादुरी इसी कीचड़ में पानी बनकर बह जाएगी। सही कह रहे हो भैरव दादा। ये आजकल के छोकरे क्या जाने कि इस मिट्टी में कितने राज दबे हैं। दादा, आज बारिश रुकने का कोई आसार नहीं है। आप ही अपनी ठेकेदारी के जमाने का कोई असली किस्सा सुना दो, तो शायद इस किशन का घमंड थोड़ा कम हो जाए। हाँ हाँ काका, सुनाओ कोई किस्सा। मैं भी तो देखूं कि ऐसा कौन सा भूत था जिसने आप जैसे धाकड़ आदमी को डरा दिया। भैरव काका ने अपनी अधजली बीड़ी को भट्टी की राख में दबाकर बुझा दिया। उन्होंने अपनी गर्दन घुमाकर बाहर घने अंधेरे और बारिश को देखा, जैसे किसी बहुत पुरानी और डरावनी याद को खुरच रहे हों। चाय की गुमटी में सन्नाटा छा गया। सिर्फ चाय उबलने की बुड़बुड़ और बारिश की छमाछम आवाज आ रही थी। ये उस वक्त की बात है जब मैं बिल्कुल तेरे जितना ही जवान था किशन। मुझे सरकारी ठेकेदारी का नया नया चस्का लगा था। सावन का ही महीना था। बिल्कुल ऐसी ही आफत की बारिश हो रही थी। मुझे काली नदी के उस पार बसे नवलगढ़ गांव में एक पक्की नहर बनवाने का काम मिला था। नवलगढ़? हे राम, वो गांव तो चारों तरफ से दलदल और बीहड़ जंगल से घिरा है। सुना है वहां के लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों के कपाट व दरवाजे नहीं खोलते। आप वहां कैसे चले गए काका? पैसा और काम इंसान से क्या नहीं करवाता माधव। मैं अपनी बैलगाड़ी में मजदूरों का राशन और फावड़े लादकर नवलगढ़ पहुंच गया। वहां के सरपंच ने मेरी खातिरदारी तो बहुत की, लेकिन मेरे रुकने का जो इंतजाम किया वो गांव के एकदम आखिरी छोर पर बनी एक पुरानी जर्जर हवेली नुमा कोठरी में था। उस घर के बाद गांव की सीमा खत्म हो जाती थी। आखिरी छोर पर? तो इसमें डरने वाली क्या बात है काका? ठेकेदारों को तो अक्सर गांव के बाहर ही ठहराया जाता है। कोई चोरी का डर था क्या वहां? डर चोरी का नहीं था किशन। जब सरपंच मुझे उस कोठरी की चाबी देने आया तो उसके साथ गांव का बूढ़ा चौकीदार गंगाराम भी था। सरपंच तो मुझे घर दिखाकर चला गया, लेकिन गंगाराम बारिश में भीगता हुआ मेरे पास खड़ा रहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। गंगाराम ने कुछ कहा क्या आपसे? दादा, गांव के चौकीदारों को तो चप्पे चप्पे की खबर होती है। उसने जो कहा वो आज भी मेरे कानों में गूंजता है। उसने कहा, भैरव बाबू, ये घर बरसों से खाली है। सामने का दरवाजा गांव की तरफ खुलता है, उसे दिन में खुला रखना, लेकिन घर के पिछवाड़े यानी कि पीछे जो लकड़ी का दरवाजा है उस पर भूल कर भी कभी हाथ मत लगाना। चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे जमीन फट जाए, वो पिछला दरवाजा मत खोलना। हे भगवान, उस पिछले दरवाजे के बाहर क्या था काका? कोई कुआं या खाई थी क्या जिसमें गिरने का डर हो? खाई नहीं थी माधव। उस पिछले दरवाजे के ठीक बाहर एक बहुत ही घना और पुराना बांसवाड़ा था।
वो बांस इतने घने थे कि दिन की धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। गंगाराम ने मुझे चेतावनी दी कि रात के वक्त उस बांसवाड़े में से अगर कोई मुझे मेरे नाम से पुकारे तो मैं कभी पलटकर जवाब न दूं। अरे काका, बांस के जंगल में हवा चलती है तो बांस आपस में रगड़ खाते हैं, चूं चां की आवाजें आती हैं। उस बूढ़े चौकीदार ने हवा की आवाज को भूत समझ लिया होगा। मैं होता तो उसी रात लालटेन लेकर बांसवाड़े में घुस जाता। मूर्ख, हवा इंसान का नाम लेकर नहीं पुकारती, हवा किसी की शक्ल नहीं चुराती। मैंने भी उस रात यही सोचा था जो तू आज बकवास कर रहा है। मैंने गंगाराम की बात को हंसी में उड़ा दिया। मैंने अपना सामान अंदर रखा, एक मोटी रोटी खाई और मिट्टी के तेल की ढिबरी जलाकर अपनी चारपाई पर लेट गया। बाहर बिल्कुल आज जैसी ही भयंकर बारिश हो रही थी। फिर क्या हुआ दादा? क्या सच में पहली रात कुछ आवाज आई? भैरव काका की बात सुनकर चाय की गुमटी का माहौल अचानक भारी हो गया। किशन की हंसी गायब हो चुकी थी और वो सीधे होकर बैठ गया था। बाहर कड़कती बिजली अब उन्हें और भी खौफनाक लगने लगी थी। रात का दूसरा पहर होगा। बारिश थोड़ी धीमी हो गई थी, बस टप टप की आवाज आ रही थी। मैं नींद की झपकी ले ही रहा था कि अचानक मुझे उस पिछले दरवाजे के बाहर उस अंधेरे बांसवाड़े के कीचड़ में किसी के भारी कदम चलने की आवाज आई। छप छप छप। कोई जानवर होगा काका, पक्का कोई जंगली सूअर होगा जो बारिश से बचने के लिए छज्जे के नीचे आ गया होगा। सूअर दो पैरों पर नहीं चलते माधव, वो कदम किसी इंसान के थे। वो कदम चलते हुए बिल्कुल मेरे उस पिछले दरवाजे के बाहर आकर रुक गए और फिर उसने दरवाजे की कुंडी खटखटाई नहीं, बल्कि दरवाजे की लकड़ी पर अपने नाखून रगड़ने शुरू कर दिए। खुर्र खुर्र। फिर क्या हुआ काका? आपने पूछा नहीं कि बाहर कौन है? पूछने की नौबत ही कहाँ आई किशन। नाखून रगड़ने के बाद बाहर से एक आवाज आई। वो आवाज इतनी जानी पहचानी और मीठी थी कि मेरा दिल मुंह को आ गया। वो आवाज मेरी सगी छोटी बहन पार्वती की थी। पार्वती? लेकिन दादा, आपकी बहन तो आपके पुश्तैनी गांव में रही होगी ना। वो इतनी भयंकर बारिश में नवलगढ़ के उस बीहड़ बांसवाड़े में कैसे पहुंच सकती है? यही तो बात थी रामू। मेरी बहन पार्वती उस रात नवलगढ़ में नहीं थी और सबसे बड़ी बात, पार्वती को मरे हुए तब तक पूरे 3 साल हो चुके थे। वो हैजे की बीमारी में तड़प तड़प कर मेरे ही हाथों में दम तोड़ गई थी। बाप रे बाप, मरी हुई बहन की आवाज। वो बाहर से क्या कह रही थी? वो कह रही थी, भैया, ओ भैरव भैया, मैं आ गई हूं, दरवाजा खोल दो भैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं बारिश में पूरी भीग गई हूं, मुझे अंदर ले लो भैया। ये सुनते ही चाय की गुमटी में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किशन के हाथ से चाय का कुल्हड़ छूटकर नीचे गिरा और छन्न से टूट गया। माधव पसीने से तरबतर हो गया था। बाहर आसमान में जोरदार बिजली कड़की, कड़ाक, और उसी वक्त रामू काका की गुमटी के ठीक पीछे वाली झाड़ियों में किसी बिल्ली ने जोर से रोने की आवाज निकाली। अरे ये क्या था? कुछ नहीं किशन, बिल्ली है। तुम बैठ जाओ। दादा की कहानी ने तो मेरे भी रोंगटे खड़े कर दिए। देख लिया किशन, अभी तो तू एक बिल्ली की आवाज से अपनी जगह से उछल गया। सोच, जब आधी रात को एक सुनसान घर के पिछले दरवाजे पर तेरी मरी हुई बहन तुझे आवाज दे रही हो तो इंसान का क्या हाल होता होगा। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। मैं सम्मोहन में जैसे अपनी चारपाई से उठा और उस पिछले दरवाजे की तरफ खींचा चला गया। मत खोलना काका, गंगाराम ने मना किया था, वो आपकी बहन नहीं थी। मेरा हाथ कुंडी तक पहुंच ही गया था माधव। मैंने कुंडी पर हाथ रखा ही था कि अचानक बाहर से आवाज आनी बंद हो गई। शुक्र है काका, वो चीज चली गई होगी। वो चीज गई नहीं थी किशन, उसने सिर्फ अपनी चाल बदली थी। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद उस लकड़ी के दरवाजे के पार से एक और आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज मेरी बहन की नहीं थी। तो अब किसकी आवाज थी दादा? इस बार जो आवाज आई वो मेरी खुद की आवाज थी। कोई बिल्कुल मेरे लहजे में मेरे ही गले की आवाज निकालकर दरवाजे के पार से कह रहा था, भैरव, कुंडी खोल दे, मैं बाहर भीग रहा हूं, मुझे अंदर आना है और तेरी जगह लेनी है। नवलगढ़ गांव के उस आखिरी छोर पर बनी कोठरी में रात भर मौत का तांडव चलता रहा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और उस लकड़ी के पिछले दरवाजे के पार कोई चीज
नौजवान भैरव की आवाज निकालकर कुंडी खोलने की जिद कर रही थी। भैरव का पसीने से लथपथ बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे तैसे रात कटी, आसमान का रंग थोड़ा हल्का हुआ और बारिश की रफ्तार कम होकर सिर्फ टप टप में बदल गई। गांव की तरफ से किसी मुर्गे की बांग गूंजी। मुर्गे की बांग सुनते ही उस पिछले दरवाजे के बाहर से आने वाली आवाजें एकदम से बंद हो गईं। खुरचने की आवाज रुकी और सन्नाटा छा गया। भैरव के शरीर में जैसे थोड़ी जान वापस आई। वो कांपते पैरों से चारपाई के नीचे से बाहर निकला। कोठरी में मिट्टी के तेल की ढिबरी बुझ चुकी थी। बाहर की धुंधली रोशनी दरवाजे की झिर्री या दरार से अंदर आ रही थी। भैरव के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानना चाहता था कि रात भर उस लकड़ी के दरवाजे के पार कौन था। क्या सच में कोई गांव का पागल था या फिर कुछ और? भैरव ने पास रखी एक भारी कुल्हाड़ी उठाई और धीरे धीरे रेंगते हुए उस पिछले दरवाजे के पास गया। वो पुराना दरवाजा दीमक का खाया हुआ था, जिसके ठीक बीचों बीच एक दरार बन गई थी। भैरव ने अपनी सांसें रोकी, दाईं आंख उस दरार पर टिकाकर बाहर उस मनहूस बांसवाड़े की तरफ झांका। बाहर का नजारा देखते ही भैरव के हाथों से कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। ठनाक! दरवाजे के ठीक बाहर, जहां रात भर कोई इंसान की आवाज में रो रहा था, वहां कीचड़ में इंसानों के नहीं बल्कि किसी बहुत भारी और खौफनाक जानवर के पैरों के निशान थे। वे निशान ऐसे थे जैसे कोई बहुत बड़ा भेड़िया या भालू दो पैरों पर खड़ा हो। पंजों के निशान गहरे और नुकीले थे जो कीचड़ में धंसे हुए थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि दरवाजे की नीचे की लकड़ी पर गहरे और ताजे खरोंच के निशान थे, जिनमें से अभी भी गीली मिट्टी टपक रही थी। रात भर वो चीज दो पैरों पर खड़ी होकर दरवाजे को खुरच रही थी। हे भगवान, ये कोई इंसान नहीं था। इतने बड़े पंजे, ये कैसी शैतानी बला है जो मेरी और मेरी मरी हुई बहन की आवाज निकालती है। मुझे अभी के अभी इस गांव से निकलना होगा। भैरव डर के मारे उसने अपना ठेकेदारी का सामान, कपड़े और पैसों की थैली बांधना शुरू कर दिया। वो उस गांव में एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था। तभी सामने वाले दरवाजे, जो गांव की तरफ खुलता था, पर किसी ने दस्तक दी। भैरव बाबू और ठेकेदार बाबू, उड़ गए क्या? सामने का कपाट खोलो। भैरव दौड़कर गया और सामने का दरवाजा खोल दिया। बाहर गंगाराम चौकीदार और दो मजदूर खड़े थे। गंगाराम को देखते ही भैरव ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे अंदर खींच लिया। तुमने मुझे किस नरक में लाकर छोड़ दिया है काका? रात भर इस पिछले दरवाजे के बाहर कोई जंगली भेड़िया मेरी बहन की आवाज में मुझसे कुंडी खुलवा रहा था। मैंने अपनी आंखों से उसके पंजे देखे हैं। मैं ये ठेका, ये नहर सब छोड़ रहा हूँ। मैं अभी अपनी बैलगाड़ी जोतकर वापस अपने गांव जा रहा हूँ। अब तुम कहीं नहीं जा सकते भैरव बाबू, शांत हो जाओ। रात भर की इस आफत की झड़ी ने नवलगढ़ की वो काली नदी उफान पर ला दी है। नदी का इकलौता कच्चा पुल पानी के तेज बहाव में टूटकर बह गया है। अब जब तक बारिश नहीं रुकती और पानी नहीं उतरता, पूरे एक हफ्ते तक गांव से बाहर जाने का सारा रास्ता बंद है। तुम्हें मजबूरन यहीं रुकना होगा। ये सुनते ही भैरव के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जिंदा कब्र में दफना दिया हो। वो उस छलावे के गांव में कैद हो चुका था। तो मैं क्या करूं गंगाराम काका? वो चीज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो मेरी शक्ल चुराने की बात कर रही थी। अगर आज रात उसने दरवाजा तोड़ दिया तो? तुम बहुत खुशकिस्मत हो बाबू, जो तुमने कुंडी नहीं खोली। हमारे गांव के लोग उसे छलावा कहते हैं। वो एक ऐसी बद्दुआ है जो उस बांसवाड़े में दशकों से कैद है। वो छलावा तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हारे सबसे प्यारे इंसान की शक्ल और आवाज चुरा लेता है। अगर तुम उसके बुलावे पर बाहर चले गए तो वो तुम्हें फाड़ कर खा जाएगा और तुम्हारी शक्ल पहनकर तुम्हारे घर में घुस जाएगा। पर चूंकि तुमने दरवाजा नहीं खोला, उसका पहला वार खाली चला गया। अब हमें दूसरी रात के लिए इंतजाम करना होगा। गंगाराम ने तुरंत उन दो मजदूरों को काम पर लगा दिया। उन्होंने बाहर से और अंदर से उस पिछले लकड़ी के दरवाजे पर भारी भारी लोहे की कीलें ठोक दी। दरवाजे के आगे एक बहुत भारी लोहे की पेटी या बक्सा भी सरका दी गई, जिसे 3 आदमी मिलकर भी मुश्किल से हिला पा रहे थे। गंगाराम ने भैरव को तसल्ली दी कि अब वो छलावा इस दरवाजे को किसी भी कीमत पर धकेल कर नहीं खोल पाएगा। दिन भर बारिश होती रही। भैरव ने कोठरी से बाहर कदम नहीं निकाला। जैसे तैसे शाम ढली और आसमान फिर से काले बादलों से घिर गया।
अंधेरा होते ही भैरव के दिल की धड़कन किसी नगाड़े की तरह बजने लगी। दूसरी रात शुरू हो चुकी थी। बारिश ने अब एक भयानक तूफान का रूप ले लिया था। कड़क बिजली की चमक से कोठरी एक पल के लिए रोशन हो जाती और फिर घुप अंधेरा छा जाता। भैरव ने इस बार कोठरी के सामने वाले दरवाजे को भी मजबूती से बंद कर दिया था। वो लोहे की पेटी के पास अपनी भारी कुल्हाड़ी लेकर था। पास ही नई जलाई गई ढिपरी या दिया रखी थी। आधी रात बीत चुकी थी। बाहर से कोई आवाज नहीं आई, न किसी के रोने की न किसी के बुलाने की। भैरव को लगा कि गंगाराम का तरीका काम कर गया है और कीलों की वजह से छलावा आज निराश होकर चला गया है। लेकिन भैरव की यह सोच उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो छलावा अब दरवाजे से नहीं, किसी और रास्ते से अंदर आने वाला था। अचानक कोठरी की कच्ची छत, खपरेल या मिट्टी के टाइल्स से कुछ खुरचने की आवाज आने लगी। सर खुर खुर, कोई बहुत भारी चीज छत पर रेंग रही थी। भैरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और ढिबरी को थोड़ा ऊपर उठाकर छत की तरफ देखा। बिजली की एक जोरदार कड़क के साथ उसने देखा कि छत के बीचों बीच का एक बड़ा खपरेल धीरे धीरे खिसक रहा था। उस खपरेल के हटने से छत में एक छेद बन गया, जिसमें से बारिश का पानी सीधा अंदर टपकने लगा। और फिर उस छेद में से एक चीज नीचे की तरफ लटकने लगी। वो कोई बारिश से बचने वाला सांप या पेड़ की टहनी नहीं थी। वो एक बहुत ही लंबा, काला और सड़ा हुआ हाथ था। उस हाथ की उंगलियां किसी जानवर की तरह नुकीली और मुड़ी हुई थी और उन पंजों में से ताजा लाल खून और कीचड़ टपक कर सीधा भैरव रहा था। वो खौफनाक हाथ छत के उस छेद से ठीक भैरव के सिर के ऊपर झूल रहा था, मानो उसे टटोल रहा हो। कौन है ऊपर? नीचे आ। अगर तूने अंदर आने की कोशिश की तो मैं तेरे ये पंजे काट दूंगा। मैं किसी छलावे से नहीं डरता। तभी उस छेद में से एक चेहरा धीरे धीरे नीचे की तरफ झांकने लगा। आसमान में बिजली की एक भयानक चमक हुई। उस पल भर की नीली रोशनी में भैरव ने जो चेहरा देखा, उससे उसके हाथों की ताकत छिन गई और कुल्हाड़ी जमीन पर गिर पड़ी। वो चेहरा उसकी बहन पार्वती का नहीं था। वो किसी जंगली भेड़िए या भालू का भी नहीं था। वो चेहरा बिल्कुल भैरव का अपना चेहरा था। वो हूबहू नौजवान भैरव की शक्ल थी। वही बाल, वैसी ही मूछें, लेकिन उस शक्ल की आंखें कोयले की तरह काली और खोखली थीं और उसके कटे हुए खून से सने होठों पर एक भयानक, रूह कपा देने वाली हंसी थी। वो छलावा भैरव का रूप धारण कर चुका था और अब छत के रास्ते उसकी जान लेने आ पहुंचा था। तूने दरवाजा नहीं खोला भैरव? कोई बात नहीं, अब मैं ऊपर से आ रहा हूं। तेरी सांसें रुकने वाली हैं और कल सुबह इस कोठरी से जो भैरव बाहर निकलेगा वो मैं होऊंगा। ये बोलते ही उस छलावे ने अपने दोनों खौफनाक और सड़े हुए हाथों से छत के बाकी खपरेलों को जोर से नोचना शुरू कर दिया ताकि वो पूरा अंदर घुस सके। कड़ाक, छन, मिट्टी के टाइल्स टूट टूट कर कोठरी में गिरने लगे। छत के कच्चे खपरेल एक एक करके कोठरी के फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो रहे थे। कड़ाक, छन, बाहर की मूसलाधार बारिश अब सीधे उस छेद से नौजवान भैरव के सिर पर गिर रही थी। बिजली की हर चमक में भैरव को अपना ही हमशक्ल चेहरा छत से झांकता हुआ दिख रहा था। छलावे की आंखें कोयले जैसी काली थीं और उसके सड़े हुए लंबे पंजे छत को चीर रहे थे। तेरा घर बहुत कच्चा है भैरव, मैं आ रहा हूं तेरी जगह लेने। नीचे उतर कर देख शैतान, तेरी गर्दन धड़ से अलग न कर दी तो मेरा नाम भैरव नहीं, तू अपनी ही गर्दन काटेगा। गौर से देख, मैं बिल्कुल तेरे जैसा हूं। कल सुबह तेरे घर वाले मुझे ही अपना बेटा मानेंगे। तू सिर्फ एक छलावा है, मेरे घर वालों के पैरों की धूल भी नहीं है तू। छलावे ने अपने पंजों से छत का एक बड़ा हिस्सा नोचकर फेंक दिया। धड़ाम! मिट्टी और कीचड़ के साथ वो खौफनाक चीज सीधे भैरपाई पर आ गई, जमीन पर धंस गई। जैसे ही वो चीज उठकर खड़ी हुई, भैरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर किसी इंसान का नहीं था। वो एक भयानक, सड़े हुए काले जानवर जैसा था, जिसकी पीठ झुकी हुई थी और हाथ रहे थे। लेकिन उस भयानक धड़ के ऊपर जो सिर लगा था, वो पूरी तरह भैरव का था। तेरी सांसों की महक बहुत मीठी है भैरव, मुझे बहुत भूख लगी है। जय बजरंग बली, मेरे करीब मत आना, मैं तुझे जिंदा काट डालूंगा।
यहां तेरा कोई देवता नहीं आएगा। ये काली नदी का पार है, यहां सिर्फ मौत का राज चलता है। तो ले, मौत का स्वाद चख। भैरव ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी छलावे के सिर की तरफ घुमाई, लेकिन छलावा किसी सांप से भी ज्यादा फुर्तीला था। उसने अपना सिर झुकाया और कुल्हाड़ी सीधे दीवार में जा धंसी। ठक! इससे पहले कि भैरव कुल्हाड़ी खींच पाता, छलावे ने अपने ठंडे और सड़े हुए पंजों से भैरव का गला पकड़ लिया। तेरी ताकत मेरे सामने कुछ नहीं है इंसान, अब अपना शरीर मुझे दे दे। छोड़ छोड़ मुझे शैतान, मैं अपनी शक्ल तुझे नहीं ले जाने दूंगा। तू तो मर ही रहा है भैरव, अब तू मेरा गुलाम बनकर इस बांसवाड़े में भटकेगा। भैरव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उसके गले से खून की धार फूट पड़ी थी जो छलावे के पंजों से बह रही थी। सांस उखड़ने लगी थी। तभी भैरव का पैर पास में रखी मिट्टी के तेल की कनस्तरी यानी टीन के छोटे डिब्बे से टकरा गया। भैरव को गंगाराम चौकीदार की एक बात याद आ गई। ये अंधेरे की बद्दुआ है। तू अंधेरे की पैदाइश है ना, तो ले उजाला देख। भैरव ने अपने पैर की ठोकर से मिट्टी के तेल की कनस्तरी को छलावे के पैरों पर गिरा दिया। तेल तुरंत छलावे के शरीर और कीचड़ में फैल गया। भैरव ने अपना एक हाथ छुड़ाया और जमीन पर गिर रही जलती हुई ढिबरी यानी दिए को पकड़ लिया। ये क्या कर रहा है मूर्ख, तू भी जलकर राख हो जाएगा। मैं राख हो जाऊंगा, पर तुझे अपने साथ शमशान ले जाऊंगा। जैसे ही ढिबरी की लौ तेल से टकराई, एक जोरदार भभक्का हुआ। भभक! आग की ऊंची लपटें सीधे छलावे के शरीर पर लिपट गईं। छलावे ने दर्द के मारे भैरव का गला छोड़ दिया और भैरव जमीन पर गिरकर बुरी तरह खांसने लगा। जल रहा हूं मेरा शरीर। जल जा शैतान, इसी आग में भस्म हो जा। मैं वापस आऊंगा भैरव, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब छलावे की आवाज भैरव की नहीं रही थी। दर्द और आग की वजह से उसकी शक्ल पिघलने लगी थी। वो कभी भैरव की बहन पार्वती की आवाज में चीख रहा था, तो कभी किसी जंगली जानवर की तरह गुर्रा रहा था। आग की लपटों से कोठरी में धुआं भर गया था। छलावे ने छत के उसी छेद की तरफ छलांग लगाई जहां से वो आया था और बारिश के उस अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। भैरव वहीं जमीन पर बेहोश हो गया। जब भैरव को होश आया तो उसके चेहरे पर बारिश की नहीं बल्कि सूरज की हल्की धूप पड़ रही थी। भोर हो चुकी थी। सामने वाले दरवाजे पर भारी प्रहार हो रहा था। धड़ धड़ धड़। भैरव बाबू, ओ भैरव बाबू, दरवाजा खोलो, तुम जिंदा तो हो? भैरव ने जैसे तैसे घिसटते हुए जाकर कुंडी खोली। बाहर गंगाराम और गांव के कुछ लोग खड़े थे। कोठरी का जला हुआ हिस्सा और टूटी हुई छत देखकर सबके होश उड़ गए। गंगाराम दौड़कर भैरव के पास आया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुमने उस छलावे को हरा दिया बाबू। गंगाराम काका, मुझे इसी वक्त इसी पल इस गांव से निकालो। मैं यहाँ एक सांस और नहीं लेना चाहता। हाँ बाबू, रात की आग देखकर देवता रहम खा गए। बारिश रुक गई है और नदी का पानी इतना उतर गया है कि बैलगाड़ी पार हो जाएगी। तुम अभी भाग जाओ यहाँ से। ये मनहूस गांव है काका, मैं अब जिंदगी में कभी नवलगढ़ मुड़कर नहीं देखूंगा। उस सुबह भैरव ने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया और अपनी बैलगाड़ी जोतकर बिना पीछे देखे उस गांव से निकल गया। जैसे ही उसने काली नदी पार की, उसे लगा जैसे उसने साक्षात मौत की सीमा पार कर ली हो। उसके गले पर छलावे के पंजों के 3 गहरे निशान हमेशा के लिए रह गए थे। उसने ठेकेदारी छोड़ दी और अपनी बची हुई जिंदगी में कभी सूरज ढलने के बाद अकेले घर से बाहर कदम नहीं रखा। गांव वालों का कहना था कि भैरव के जाने के बाद वो बांसवाड़ा आग लगने से पूरी तरह खाक हो गया था और वो कोठरी हमेशा के लिए खंडहर में तब्दील हो गई। लेकिन आज बारिश की अंधेरी रातों में नवलगढ़ के लोग अपने घर का पिछला दरवाजा खोलने की